हाँ जी, नमस्कार। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन फॉर पेपर डू टू। जो है मैंने डे 2 का जो आपको पेपर शेयर किया था, राजस्थान हिस्ट्री के ये दो मॉडर्न वो एंशिएंट और मिडेवियल के मैंने आपके क्वेश्चन शेयर किए हैं। इसके बाद जो है वो मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा मॉडर्न वाले, और फिर हम राजस्थान कल्चर वाले क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे दो दो करके पेपर, 6 पेपर आपके पास में, 6 क्या लगभग 8 पेपर्स जो है वो आपके पास में आ जाएंगे, जिससे कि राजस्थान हिस्ट्री के ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं कवर कर लूँगा। जिससे ये जो क्वेश्चंस और ये जो तरीका रहेगा ना, ये आपके टेस्ट सीरीज से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, मतलब, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि आप खुद लिखेंगे, मैं आपको पेपर शेयर कर रहा हूँ, आप 1-2 दिन में खुद लिखते हैं, फिर उसके बाद में कई लोग जो लिख रहे हैं वो मुझे पर्सनली शेयर भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, है ना, शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो है वो आप शेयर, मैं खुद क्योंकि इतने क्वेश्चंस पेपर चेक नहीं कर सकता, है ना, रैंडमली मैं अगर कुछ अच्छा मुझे दिखेगा तो मैं ज़रूर आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। लेकिन आप ये जो सॉल्यूशन वीडियो है वो सब देखें, ताकि सबके लिए इक्वली मैं आपको ट्रीट कर सकूं, ताकि जैसे जो आपने लिखा है उसके हिसाब से आप अपनी मार्किंग खुद कर सकते हैं, मतलब, है ना। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, और आने वाले मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो वाकई में आगे 2025 की तैयारी कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं और उन्हें मेंस की तैयारी करनी है, तो पहले मेंस की तैयारी, बाद में प्रीलिम्स करना होगा आपको। और उस मेंस की तैयारी में ये क्वेश्चंस जो है वो आपको एक दिशा देंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे जो है वो हम उन्हें आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखो, जिन्हें आप बागोर, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, गिलूंड करके लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर गिलूंड तो उत्तर पाषाणकालीन कहाँ है, ये तो कांस्य युगीन है। नहीं भाई, देखो, कांस्य क्या है, ये तो ताम्र युगीन टाइप का है। तो ताम्र युग से पहले जो था, यानी कि जो ताम्र पाषाण काल था, उससे पहले नव पाषाण काल था, और नव पाषाण काल के प्रमाण जो है वो गिलूंड से देखने को मिलते हैं। वही सारे जो विशेष रूप से हमें जो बर्तन, उस टाइम पे जो परिवार व्यवस्थाएं डेवलप हो गई थी, गुफाएं और जो हस्त कुठार वगैरह और ये जो थी, वो सब चीज़ें हमें गिलूंड से मिलती है। बागोर तो कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा आपके लूनी नदी के किनारे बाड़मेर में है, बूढ़ा पुष्कर है। तो ये सारे 4 पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम है राजस्थान के। उसके बाद में अगर अपन बात करें, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था। अगर आप एक ये वाले आंसर्स लिख रहे हो 15 शब्दों का तो भी ठीक है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि महाभारत काल में पांडवों ने जो है वो मत्स्य जनपद में अपना अज्ञातवास, जो 1 साल का अज्ञातवास उन्हें मिला था, वो यहीं गुजारे थे। यहाँ के राजा विराट थे, जिन्होंने अपनी बेटी उत्तरा की शादी जो है वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से की थी, मतलब, ठीक है। तो उसके बाद में अगला है पीलीबंगा सभ्यता। देखो, पीलीबंगा, कालीबंगा दोनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ में हैं, और दोनों ही एक ही समय की सभ्यताएं। तो जो कालीबंगा से प्राप्त हुआ, जैसे मृण मूर्तियाँ, जुते हुए खेत वगैरह हो रही हैं, वैसी चीज़ें आप पीलीबंगा में भी लिख सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना ज़रूर है, क्योंकि कुछ सिविलाइजेशंस अगर पूछे जाते हैं तो वो कहाँ है, किस टाइम की है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, या कोई और इम्पोर्टेंट बात जो है उसकी, वो आप मेंशन करो ज़रूर, है ना। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हनुमानगढ़ जिले में है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इस क्षेत्र में हुआ। बाद में ये विलुप्त हो गई, और यहाँ से वे सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, जैसे कि कांस्य युगीन बर्तन, मृदभांड, मतलब, इसके अलावा मृण मूर्तियाँ, जुते हुए खेत, और एक छोटे नगर के प्रमाण, मतलब, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी तो नगर के प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, भामाशाह का मेवाड़ में के इतिहास में स्थान निर्धारित कीजिए। हमें पता है कि जब महाराणा प्रताप एक संघर्षशील जीवन जी रहे थे हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, तब भामाशाह ही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की हेल्प की, और आने वाले टाइम में महाराणा प्रताप की सेना और उनको एक प्रॉपर राजधानी बनाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो भामाशाह ने ही प्रदान किया था। इसलिए भामाशाह मेवाड़ के इतिहास में ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए इनके बारे में हम क्या मेंशन कर सकते हैं। देखो, दरबार में थे, एक बड़े मंत्री थे, पाली के सादड़ी के थे, जो विपत्ति काल में महाराणा प्रताप की आर्थिक मदद करते हैं, और 25,000 सेना का 12 वर्षों तक निर्वहन हो पाता है। इसी के बाद में जब आप देखोगे, चूलिया गांव में इनकी मुलाकात हुई थी, जब हल्दीघाटी के बाद में महाराणा प्रताप एक संघर्षशील जीवन जी रहे थे तब। तो 1578 में
चूलिया में इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, इनके भाई ताराचंद थे, उन्होंने और इन्होंने दोनों ने ही अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी मतलब। तो इन्हें दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक और रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के युद्ध लड़े, दिवेर का युद्ध लड़ा और एक अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, तो अपने आप में भामाशाह का स्थान तो है ही। मुत्सदी क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं मारवाड़ में सामंतों की श्रेणियों की, तो मारवाड़ में सामंतों की कुल 4 श्रेणियां हैं, जिनमें एक तो है आपके राजवी, एक है आपके जैसे सरदार, एक है गनायत और एक है आपके मुत्सदी। जिनमें अगर अपन बात करते हैं मुत्सदियों की, तो उन्हें राजकीय सेवा के बदले जो जागीर दी जाती थी, मतलब कोई भी ऐसे अधिकारी जो राजकीय सेवा करते थे और उन्हें राजकीय सेवा के बदले एक जागीर प्राप्त होती थी, लेकिन वे राठौड़ वंश के राजपूत नहीं थे, क्योंकि जो राठौड़ों से रिलेट थे वो तो आपके सरदार वगैरह और ये कहलाएंगे मतलब। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेख से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रेख क्या होता था कि किसी भी जब किसी राज्य की रियासत की अपन बात करते हैं तो राजा प्रमुख होता था और बाकी जो उसके भाई बंधु होते थे उन्हें सामंती क्षेत्र जो है वो प्रदान किया जाता था। तो किसी पर्टिकुलर सामंती एरिया तो बनाना होगा। अब उस सामंती एरिया का जो वार्षिक अनुमानित राजस्व जो हुआ करता था, अनुमानित राजस्व जो था कि वहाँ से इतना इनकम जनरेट हो जाएगी उस सामंती एरिया से, तो उसे एक पट्टे में लिख कर दे देते थे, मतलब कि भाई देखो आपके क्षेत्र से जो है वो 100 रुपये वार्षिक प्राप्त होगा, तो आपको 100 रुपये में से जो है वो 10 रुपये हमें देने हैं, 10 रुपये जो है वो जमीयत सेना पर खर्च करने हैं, 10 रुपये ऐसे। तो इसी के आधार पर जो होता था, जो पट्टा होता था, उसी के बेसिस पर उसके ऊपर उत्तराधिकार शुल्क, नजराना वगैरह, जो भी जमीयत सेना कितनी रखनी है, क्या रखना है, सारा खर्चा वो डिसाइड होता था। तो जागीर की एक अनुमानित वार्षिक आय रेख कहलाती है और इसी के आधार पर राजपूत शासकों द्वारा अपने सामंतों से जो भी राजकीय मांगें होती थी, जो भी राजकीय हिसाब होते थे या उत्तराधिकार शुल्क और जमीयत सेना वगैरह, इनका निर्धारण किया जाता था। इसकी खासियत ये थी कि ये कोई ऐसा वार्षिक तो डिसाइड होता था, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हर बार परमानेंट सा हो गया है, मतलब तो परमानेंट भी नहीं था, ना ही इसकी कोई फिक्स दर थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुंडरिक जी की हवेली। देखिए, पुंडरिक जी की हवेली जो है वो हमारे जयपुर में ब्रह्मपुरी में रत्नाकर पुंडरिक की हवेली है, जो सवाई जयसिंह के समय के एक विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने इनकी हवेली बनवाई थी। जयपुर शैली की, भित्ति चित्र शैली की सबसे प्रसिद्ध हवेली के रूप में जाना जाता है। बाद में इसी हवेली में प्रताप सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण चित्रों का निर्माण करवाया था। इन चित्रों में शाही दरबार के, होली के, गणगौर के, कई सारे त्योहारों और उत्सवों के, शाही जुलूसों के, महलों की आवाजाही के, इनके कई सारे चित्र देखने को मिलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये तो चलो यहाँ है, इसी तरीके की अगर भित्ति चित्र शैली के चित्र जो हमें मेवाड़ में प्राप्त होते हैं, वही शाही दरबार, होली, गणगौर उत्सव जो राज परिवार के द्वारा मनाए जा रहे हैं, अगर ऐसा हमें मेवाड़ वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो उसे तमाशा शैली के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इस टाइप के चित्रों के बारे में काफ़ी उल्लेख किया और उस पूरे दृश्य का भी उल्लेख किया। ठीक है, अगले 50 वर्ड्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाणकालीन शैलाश्रयों के बारे में हमें लिखना है। देखिए, राजस्थान में हमें पता है कि पाषाण काल में नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के कई सारे क्षेत्र प्राप्त होते हैं। इन सभी पाषाणकालीन क्षेत्रों में लगभग हमें शैलाश्रय तो मिलते ही हैं, मतलब, लेकिन कुछ शैलाश्रय इतने फेमस है जहाँ पर विशेष रूप से कुछ चित्र और उस दौरान की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, कुछ उपकरण हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे जो शैलाश्रय मिलेंगे, अब आप कहोगे कि हमें मारवाड़ में तो इतने शैलाश्रय नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि इतनी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। शैलाश्रय वहाँ होंगे जहाँ पहाड़ियाँ होगी, जंगल होंगे, उन्हीं क्षेत्रों में उस दौरान के जो निवासी थे वो निवास करेंगे, क्योंकि जंगलों में उन्हें शिकार मिल जाएगा, खाने पीने के लिए कंद मूल फल वगैरह मिल जाएंगे और शैलाश्रयों में जाके वो आराम से रह लेंगे। इसके अलावा नदी घाटियों में, मतलब नदी घाटियाँ रहेगी तो इजीली जो है वो पानी वानी की व्यवस्था हो सकेगी और नदी घाटियों के किनारे जानवर वगैरह, और ये तो वो सारे सिस्टम जो है वो उसी हिसाब से होता था। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में और चंबल नदी घाटी क्षेत्रों में जो है वो हमें बड़ी मात्रा में शैलाश्रय प्राप्त होते हैं।
इन्हीं शिलाश्रयों से हमें प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि लगभग वही पाषाण काल की बात है, उस पाषाण काल के कई सारे पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष और कई पुरा सामग्रियां प्राप्त होती हैं। इन शिलाश्रयों की छतों पर, इनकी भित्तियों पर प्राचीन मानव के द्वारा उकेरे गए कई सारे शैल चित्र मिलते हैं जो उस दौरान के मानव जीवन की झलक देते हैं। कई सारे आखेट के दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गर्दड़ा जो बूंदी में छाजा नदी के किनारे पर है, गोलपुर जो भी बूंदी का ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा कोटा के चंबल नदी क्षेत्र में तिपटिया और अलनिया, ये अलनिया है, अरनिया नहीं है ना, अलनिया, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से हमें कुछ चित्र दिखाई देते हैं। जैसे गर्दड़ा से जो है वो एक बर्ड है जो मतलब एक पक्षी का चित्र है जो विशेष रूप से मतलब एक पत्थर पर उकेरा गया है और उसके ऊपर एक बंदा बैठा है, मतलब है ना। तो ऐसा बर्ड राइडिंग ऑन द रॉक करके एक ऐसा चित्र हम उसे बोलते हैं। अलनिया से एक महाकाय बैल का चित्र जो है वो हमें प्राप्त होता है। तिपटिया से जो है वो हमें वेदी के चित्र वगैरह और हवन करते वैसे टाइप की चीज़ें दिखाई। हवन नहीं कर रहे होंगे वो, उस दौरान कोई जानवर पका रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन वैसे टाइप के चित्र हमें दिखाई देते हैं। वो तो पुरातत्ववेत्ता जो बताएंगे वैसा हो जाएगा, है ना। इसके अतिरिक्त जो है वो विराटनगर, जयपुर, बैराठ वाले क्षेत्र से जो है वो हमें ऐसे शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। और पहली बार राजस्थान में जो है वो पाषाणकालीन उपकरणों की खोज विराटनगर से ही की गई थी। इंदरगढ़ और विराटनगर से C.A. हैकेट ने खोजा था। पिछली बार मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था, है ना। सोहनपुरा, सीकर से, हरसोरा, अलवर आदि क्षेत्रों से भी हमें शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति का महत्व, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जूनागढ़ प्रशस्ति। अब देखो इंस्क्रिप्शन मतलब, तो अगर मैं ये कहूँ कि जूनागढ़ प्रशस्ति को ही हम रायसिंह प्रशस्ति बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक ही चीज़ है, जूनागढ़ में लगी हुई है तो वो रायसिंह प्रशस्ति भी वही है, मतलब, है ना। तो आप ध्यान रखना है इसको। तो जो जैन मुनि जेता हुआ करते थे, जो रायसिंह के समय के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में रायसिंह के समय इस प्रशस्ति की रचना की थी। तो ऑब्वियसली रायसिंह के समय रची है तो रायसिंह से पहले के मेवाड़ के इतिहास के बारे में तो ये जानकारी देगी, वो मेवाड़ क्या, मारवाड़ और बीकानेर के इतिहास के बारे में तो ये जानकारी देनी है, मतलब, जिसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की तिथि, रायसिंह तक के शासकों के वंशक्रम और उनकी उपलब्धियों पर ठीक ठाक अच्छे ढंग से जो है वो प्रकाश डाला गया है। ये कोई भी प्रशस्ति हो चाहे से, आप ध्यान रखना कि उस प्रशस्ति में आपको टिकाई देना है ये कि ये तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारियाँ प्रदान करती है। चाहे वो प्रशस्ति हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो वहाँ का कोई साहित्य हो। ये वाली लाइन तो आप परमानेंट मान लो, इसे तो अपना तकिया कलाम बना लो कि किसी भी प्रशस्ति से किताब और सिक्कों के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो इसको तो मेंशन कर ही देना है। ये भी मेंशन कर दो, धार्मिक, सांस्कृतिक, दान आदि गतिविधियों का उल्लेख करते हैं, ठीक है ना। उस तत्कालीन के राजा के समय की तो सारी जानकारी देंगे। इसके साथ ही महाराणा प्रताप की सांस्कृतिक उपलब्धियों को बताइए। कई सारे क्वेश्चंस जो है वो जनरली महाराणा प्रताप की जो उपलब्धियां हैं वो जानी जाती है, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां, कहने का मतलब युद्ध लड़े उन्होंने, वीरता, स्वाभिमान, उस सेंस में उन्हें देखा जाता है। लेकिन चावंड को स्थापित करने के बाद में महाराणा प्रताप ने सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी महत्वपूर्ण बल दिया। तो चावंड को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। जब सारा सब कुछ चित्तौड़ वगैरह और ये सब कंट्रोल में आ चुके थे तो चावंड को उन्होंने प्रॉपर राजधानी बनाई थी। वहाँ अनेक महल, मंदिर, तालाब, बावड़ियाँ, इनका निर्माण करवाया। इसके अलावा दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जो है वो मालपुरा क्षेत्र की तरफ भी गए थे, मालपुरा टोंक वाला इलाका, वहाँ पर भी उन्होंने एक नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही एक झालरा तालाब भी बनवाया था, मतलब एक झालरा भी बनवाया था, मतलब, ठीक है। विभिन्न विद्वानों को इन्होंने शरण दिया, जिनमें चक्रपाणि मिश्र जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे और इन्होंने विश्व बल्लभ करके एक ग्रंथ लिखा था। आपको पता होना चाहिए कि RS 2018 का ये क्वेश्चन था, विश्व बल्लभ, जिसमें उद्यान शास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ है ये। 15 शब्दों का क्वेश्चन पूछा गया था और उद्यान शास्त्र मतलब एग्रीकल्चर साइंस से रिलेट है, हॉर्टिकल्चर वाला है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देगा। उस दौरान क्या उपकरण होंगे, मिट्टी की स्थिति कैसी थी, नदियाँ, झीलें, क्या व्यवस्था थी सिंचाई की, वो सब बताएंगे। एक मूर्तिमाला इनका ग्रंथ है, एक राज्याभिषेक पद्धति करके इनका ग्रंथ है,
इसके साथ ही जो है हेमरत्न शूरी करके इनके समय के विद्वान थे, जिन्होंने गोरा बादल चौपाई करके ग्रंथ लिखा था। तो कहने का मतलब कई सारे विद्वान ऐसे रामा सांधु और माला सांधु और रामा सांधु भी इनके दरबारी विद्वान थे, चारण कवि थे ये। और इन्होंने जो है वो हौसला अफजाई करने के लिए ये हल्दी घाटी, दिबेर, कुंभलगढ़ इन क्षेत्रों में जाते थे, सेना को प्रोत्साहित करते थे। मतलब इन्होंने इन सभी विद्वानों को शरण देकर अपने साहित्य प्रेमी होने का भी परिचय दिया। और अगर आपको पता हो तो चावंड जो शैली थी चित्रकला की, जो मेवाड़ की प्रारंभिक शैलियों में आती है, मतलब कि जैसे कुंभा के काल से जो है वो हकीकत में चित्र शैली की शुरुआत होती है, लेकिन ओरिजिनल शैली जो शुरू होती है, मतलब कि जैसे कुंभा ने तो इनिशियल शुरुआत की थी, लेकिन ओरिजिनली जो शुरू होती है वो यहीं चावंड शैली से ही हकीकत में मेवाड़ की शैली शुरू होती है। ठीक है। और 1597 में राणा की मृत्यु के बाद में जो है वो बांडोली की एक छतरी बनाई गई 8 खंभों की, वो भी सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन दोनों में एक अद्भुत समानता देखने को मिलती है, विवेचना कीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन सिमिलरिटी जो है वो दोनों में, हालांकि डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, कई सारे जो है वो दोनों के बीच में अंतर है, जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, कभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब, या मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो इसमें क्या है कि राव चंद्रसेन मारवाड़ का एवं महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। हालांकि राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठने का टाइम उन्हें ज़्यादा नहीं मिल पाया और अकबर का संघर्ष उन्होंने लगातार शुरू किया। तो मैं देखो समानता के बिंदु बताते बताते मैं आपको असमानता के कुछ बिंदु भी बता दूंगा, जिन्हें आप अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों को अपने बंधु बांधवों का विरोध झेलना पड़ा और मुग़ल दरबार के सदस्य बन गए थे। यानी कि जब ये सत्ता में आए तो सत्ता में आते से ही इनके भाइयों ने जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि मालदेव के बेटे राव चंद्रसेन जो थे वो तीसरे नंबर के बेटे थे। पहले और दूसरे नंबर के राम और उदय सिंह जो थे, उनको छोड़कर तीसरे नंबर के बेटे को जब राजा बनाएंगे तो ऑब्वियसली पहले वाले दोनों बेटे जो है वो विरोध करेंगे। अगर उन्हें जो है वो सत्ता नहीं मिल पाती है तो फिर वो विरोधी की शरण में चले जाएंगे सत्ता लेने के लिए। तो वो दोनों ही मुग़ल दरबार के सदस्य बन चुके थे। जबकि आप राणा प्रताप की बात करोगे तो महाराणा प्रताप के भाई जगमाल और समर हुआ करते थे। तो इन्होंने भी विशेष रूप से जो है वो मतलब महाराणा प्रताप का विरोध किया, और वो ऐसे हुआ कि जगमाल को पहले सत्ता मिल गई थी, मतलब एक तरीके से मतलब एक हम कह सकते हैं कि उदय सिंह ने जाते जाते जगमाल को सत्ता दे दी। लेकिन जब सामंतों ने विरोध किया तो सामंतों ने विरोध करके जगमाल को हटा दिया और राणा प्रताप को जो है वो राजा बना दिया, जिसमें जगमाल फिर अकबर के पास में चले जाते हैं। तो इस तरीके से पहला जो कहानी है, पहला जो पॉइंट है वो बंधु बांधवों के विरोध की बात करता है। दूसरा, दोनों ने ही अपनी स्वतंत्रता के लिए मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं की, दोनों ने ही स्वाभिमानी जीवन जिया, दोनों ने ही संघर्षशील रहकर जीवन जिया। ठीक है। दोनों के ही राज्यों के अधिकांश भागों पर मुग़लों का नियंत्रण हो चुका था। एक छोटे से भूभाग, कम से कम संसाधनों के बल पर दोनों संघर्ष करते जा रहे थे, मतलब मुग़लों से, और दोनों ने ही अपने राज्य से बाहर भी शरण लेनी पड़ी। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे राज्य से बाहर शरण ली, दोनों के राज्यों पर मुग़लों का अधिकार हो गया था, है ना, स्वतंत्रता के लिए मुग़ल अधीनता स्वीकार नहीं की दोनों ने ही, इसके अलावा बंधु बांधवों का विरोध झेलना पड़ा। ये सारे पॉइंट्स तो आपको पता ही है। अब ये तो 50 वर्ड्स में अपन ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो अंतर आ जाए तो क्या होगा। जैसे कि राव चंद्रसेन जो थे वो शुरुआत से मतलब अकबर का विरोध नहीं करे थे। शुरू में वो भी नागौर दरबार में गए थे, लेकिन नागौर दरबार में अपने भाइयों को देखकर फिर वो वहाँ से बैक हो गए। मतलब जबकि आप महाराणा प्रताप की बात करोगे तो वो शुरू से ही, जैसे उनके पिता ने संघर्ष किया और उसके बाद में उन्होंने भी जैसे ही सत्ता में आए थे तब से ही उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। मतलब तो इस तरीके से एक मेजर डिफरेंस तो ये है कि दोनों ने जो है वो अलग अलग लेवल पर संघर्ष किया है। दूसरा, राव चंद्रसेन जो थे वो क्षेत्र में जब इधर उधर संघर्ष कर रहे थे, भटक रहे थे, उस दौरान उनके पास में फाइनेंस नहीं था, पैसा नहीं था, और उनके पास में ऐसे सहयोगी नहीं थे भामाशाह जैसे, जबकि महाराणा प्रताप के पास में ऐसे सहयोगी हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में जो है वो एक ये पॉइंट लिख सकते हो, और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप ये बना सकते हो कि चंद्रसेन ने जब पैसे की कमी आई थी तो उस दौरान आसपास के क्षेत्रों में लूटमार करना शुरू कर दिया था।
जबकि महाराणा प्रताप ने ऐसा नहीं किया। महाराणा प्रताप ने लोगों को संगठित किया, स्वाभिमान बनाया, उन्हें स्वाभिमानी बनाया, उनकी हेल्प भी की समय आने पर मतलब। तो इस तरीके से महाराणा प्रताप का सम्मान बढ़ा, लेकिन चंद्रसेन का सम्मान घट गया, जनता ने उनका सहयोग नहीं किया। इसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि महाराणा प्रताप चंद्रसेन जो थे, चंद्रसेन ने विशेष रूप से मतलब उनके पास में न कोई ऐसी सेना थी, न कोई ऐसे सेनापति थे जो कि महाराणा प्रताप ने संगठित किए थे, है ना। तो एक आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि चंद्रसेन ने जो है वो ऐसा कोई राज्य नहीं बनाया था जो अपने अंतिम समय में मतलब वो आराम से वहाँ शासन कर सके, जबकि राजधानी बनाकर चावंड को महाराणा प्रताप जो थे वो एक प्रॉपर वहाँ पर शासन करना शुरू कर दिए थे मतलब, ठीक है। और ऐसे ही चंद्रसेन की जो आने वाली जो चंद्रसेन की कोई संतानें जो है वो राज्य पर शासन नहीं कर पाई और उन्हें मारवाड़ के इतिहास में भुला दिया गया, जबकि महाराणा प्रताप जो है उनके बेटे अमर सिंह ने आगे शासन किया और इनके स्वाभिमान को बनाए भी रखा और साथ ही साथ इनके वीरता और शौर्य को जो है वो जन जन में प्रसारित भी किया मतलब। तो इस तरीके से राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कह दिया जाता है मतलब, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने, फिर ऐसे ही उन्होंने सांस्कृतिक डेवलपमेंट किए, इन्होंने ऐसा कोई सांस्कृतिक डेवलपमेंट नहीं किया। आप ऐसे कुछ मेजर पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में वीर दुर्गादास का मारवाड़ के इतिहास में स्थान निर्धारित कीजिए। अब जैसे हमने भामाशाह का पढ़ा ना, भामाशाह का जिस तरीके से मेवाड़ में है, आप ऐसे समझो कि मारवाड़ में ऐसे ही एक दुर्गादास राठौड़ भी थे। उन्होंने हालांकि ऐसा कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं की जो कि भामाशाह ने की थी। यहाँ दुर्गादास राठौड़ भी मंत्री थे, सेनापति थे मतलब। तो स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास जो थे वो महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री और आशकरण के पुत्र हुआ करते थे। जसवंत सिंह की सेना में ये रहे और महाराजा की मृत्यु के बाद में जब एक तरीके से महाराजा जो जसवंत सिंह थे उनकी तो काबुल में मृत्यु हो गई थी, जमरूद के बाग क्षेत्र में मतलब। तो जब वहाँ पर जमरूद के बाग में मृत्यु हो गई तो उनकी रानियाँ जो थी उनको बंदी बना लिया और उनके जो बेटे थे जिनमें विशेष रूप से एक अजीत सिंह थे उनको भी बंदी बना लिया, जो आने वाले टाइम पे मारवाड़ के उत्तराधिकारी होने थे मतलब। अब अजीत सिंह को बंदी बना लिया तो दुर्गादास राठौड़ ने गोराधाय वगैरह और ये है उनके साथ में मिलके और 1768 ये बात है 1778 की है ना, 1678 की। तो 1678 के टाइम पे जो है वो रूप सिंह की हवेली में ये कैद थे अजीत सिंह, वहाँ से इनको निकाला और इनको 30 सालों तक इधर उधर घुमाते रहे मतलब। घुमाना ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से, यानी कि इनको संरक्षित करने के लिए, इन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक तरीके से जैसे उदय सिंह को पन्नाधाई ने बचाने के लिए इधर उधर संघर्ष किया, ठीक इसी तरीके से दुर्गादास राठौड़ ने भी अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 साल तक निरंतर संघर्ष किया। वो चाहते तो खुद भी राजा बन सकते थे। आप सोचो कितने स्वामी भक्त हैं, है ना। जैसे पन्नाधाई स्वामी भक्त थी, ठीक इसी तरीके से जो है वो मतलब दुर्गादास राठौड़ भी इतने स्वामी भक्त थे। और क्या सामंत उनका साथ नहीं दे रहे थे? सामंतों ने भी उनका साथ दिया, है ना। और मतलब वो चाहते तो सामंतों को लेके खुद राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अजीत सिंह को ही राजा बनाने का प्रयास किया। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब जाके 1708 में देवारी समझौते के माध्यम से अजीत सिंह को राजा बनाया। तो ये जो 30 सालों का संघर्ष था, इस संघर्ष में जो संघ बना उसमें राठौड़ सिसोदिया संगठन भी कहा जाता है इसको। वो इसलिए कि सिसोदियाओं ने इनकी हेल्प की थी, मेवाड़ में इन्होंने शरण ली थी और मेवाड़ में शरण देने वाले जो थे वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जो थे, उन्होंने इस संगठन के निर्माण में यानी कि शरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद में अगर अपन बात करें, एक जो अकबर था वो औरंगजेब का बेटा था और इसने क्या किया था कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ऐसी स्थिति में इसके जो बेटे थे, बेटे बेटी जो थे बुलंद अख्तर और सफ़ीउद निशा, इनको भी ये तो क्या कर रहे थे कि खुद तो आके जब इनके पास में शरण लिया ही दुर्गादास राठौड़ के पास में, लेकिन उससे भी इसको लगा कि यार मैं शायद ना बच पाऊँ, तो इसलिए ये तो क्या है कि मध्य पूर्व की तरफ भाग गया था अकबर। तो अभी इनके बेटे बेटी जो थे बुलंद अख्तर और सफ़ीउद निशा, इनको दुर्गादास राठौड़ ने ही शरण दी और उसके साथ साथ जो है इन्हें प्रॉपर इस्लाम की शिक्षाएं दी और अपना मित्र धर्म जो अकबर के साथ में उन्होंने मित्रता की थी, ये अकबर दूसरा है ना, इसके साथ में जो मित्रता की थी वो मित्रता निभाई, सहिष्णुता का इन्होंने परिचय दिया मतलब। इसके बाद अजीत सिंह से भी इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी, तो इनको अजीत सिंह ने ऑफ़र किया था कि या तो आप जो है वो मतलब
तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ और इधर से यहाँ से मतलब आप देश छोड़ दो, है ना। और या फिर जो है वो आप सकुटुंब जो है वो यहाँ से मारवाड़ से निकल के और आप अपने स्तर पर देख लीजिए, या कुछ और पद इनको दे रहे थे मतलब। तो इन्होंने वो पद स्वीकार करने से मना कर दिया और ये सकुटुंब मेवाड़ चले गए, यानी कि अपने परिवार के साथ में मेवाड़ चले गए। और बाद में फिर मेवाड़ से ये उज्जैन की तरफ जाते हैं और शिप्रा नदी के किनारे जो है वो इनका देहांत हो जाता है। तो एक तरीके से ये अपने स्वावलंबी होने का परिचय भी दिया कि भाई मैं तेरे पे निर्भर नहीं हूँ। अगर कोई अनबन होती है तो अपनी अडिगता भी इन्होंने बताई, अपना पक्ष भी इन्होंने रखा और बाद में छोड़ भी दिया कि मुझे कोई पद का लोभ नहीं है। अपनी वीरता और साहस के गुणगान में मारवाड़ में एक उक्ति प्रचलित हुई कि मायड़ ऐसा पूत जन जेड़ो दुर्गादास, मतलब तो एक ऐसी युक्ति जो है वो इनसे रिलेटेड उक्ति जो है वो इनसे रिलेट है। और देखो कुछ पॉइंट्स जो है वो हमें यहाँ मेंशन करने, जैसे इन्हें मारवाड़ का अणभिदिया मोती कहा जाता है ना, और राठौड़ों का गेरिबाल्डी कहा जाता है, यूलिसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक टाइम मारवाड़ बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था जब कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब तब 30 साल तक जो है वो इन्होंने मारवाड़ के शासन को संचालित करने का काम किया और अजीत सिंह को ही राजा बनाने के लिए अडिग रहे। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इनकी एक पक्ष को दिखाता है। दूसरा आता है सवाई प्रताप सिंह जयपुर से, जहाँ जयपुर की कला के विकास पर एक लेख लिखी है। प्रताप सिंह के समय जयपुर में जो कला विकसित हुई वो क्या थी मतलब। तो देखो 1778 से लेकर 1803 तक का जो टाइम पीरियड था वो प्रताप सिंह का टाइम पीरियड रहा। हालांकि इनके समय पर कई सारे आक्रमण हुए मराठों के, लेकिन उन आक्रमणों के बावजूद भी मराठों ने पैसों की मांग करने के लिए 3 आक्रमण किए थे। आपने खूब सुना होगा तुंगा पाटन वगैरह के युद्ध, लेकिन वो अपने यहाँ वो काम का विषय नहीं है, वो अपना विषय है संस्कृति वाला। तो 1799 में इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे और उनके जो मुकुट की डिज़ाइन थी उसके बेसिस पर इन्होंने हवा महल बनवाया था। ऐसे ही जल महल को भी इन्होंने पूर्णता प्रदान की थी, जिसका एक बेस जो है वो जय सिंह के समय बन गया था अश्वमेघ यज्ञ करवाने के लिए। इन्होंने विभिन्न कला क्षेत्रों में 22 गुणीजनों की एक संगोष्ठी बनाई, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गंधर्व बाईसी क्या है। तो प्रताप सिंह के समय 22 गुणीजनों की एक संगोष्ठी जो होती थी वो गंधर्व बाईसी कहलाती थी। संगीत के क्षेत्र में प्रताप सिंह के काल में प्रगति हुई और जयपुर में ब्रह्म ऋषि जो ब्रजपाल भट्ट थे उनके नेतृत्व में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। और उसी समय जो है वो राधा गोविंद संगीत सार नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जो गोविंद देव जी को समर्पित था, मतलब पूरी तरीके से। इनके दरबारी विद्वान राधा कृष्ण ने जो है वो राज रत्नाकर, पुंडरीक विट्ठल ने नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, ब्रज कलानिधि जैसे कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हवा महल बनवाया, जल महल बनवाया, गंधर्व बाईसी इनके समय की थी, राधा गोविंद संगीत सार, राज रत्नाकर, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, ब्रज कलानिधि कुछ ग्रंथ है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि राजस्थान में सामंती व्यवस्था के सामाजिक प्रभावों की आलोचना कीजिए। देखिए, हमें पता है कि सामंती व्यवस्था क्या है, आगे मैं आपको और इसके बारे में डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेकिन सामंती व्यवस्था, जो राजस्थान की सामंती व्यवस्था थी, वो शुरुआती सामंती व्यवस्था काफ़ी शानदार हुआ करती थी, जिसमें सामंतों के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं होता था। राजा सामंतों को सम्मान देता था और सामंत राजा को एक बेसिक टैक्स दिया करते थे। वो भी कम ऐसा टैक्स हुआ करता था कि एक राजस्व अगर है तो राजस्व के हिसाब से एक 10% 20% के हिसाब से टैक्स होता था और जनता उसमें खुश थी, मतलब। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब मुगलों के साथ में राजपुताने के सामंतों का वो राजाओं का संबंध निर्धारित हुआ, तो राजाओं की निर्भरता सामंतों से खत्म हो गई, क्योंकि पहले निर्भर थे राजा, सेना के आधार पर निर्भर थे, सुरक्षा के लिए सामंतों पर निर्भर थे, क्योंकि खुद सुरक्षा नहीं कर सकते थे। सामंतों के पास में जमीयत सेना होती थी, वो जमीयत सेना ही सुरक्षा का काम करती थी, मतलब, और सामूहिक सुरक्षा का एक दायित्व हुआ करता था सबका। लेकिन अब जो व्यवस्था थी वो बदल गई मुगलों के बाद में। तब बदलेगी तो ऑब्वियसली सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे हमें। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले उस दौरान? तो देखो, सामंतों ने जो भी गतिविधियां की, जो भी त्यौहार, प्रथाएं वगैरह एक्टिविटीज़ जो अपनाई, वो सारे रीति रिवाजों के रूप में समाज के ऊपर जो है वो प्रचलित होना शुरू हो गए। अब जब मुगलों के साथ में संबंध हो गए तो राजा ने सामंतों के ऊपर नए नए टैक्सेस लाद दिए, क्योंकि राजा को ये मतलब नहीं था
कि सामंत की स्थिति क्या है। राजा को ये मतलब था कि उसे मुग़ल प्रशासन को खिराज देना है, और खिराज के लिए मुग़ल प्रशासन की बाध्यता थी, साथ ही अपनी मनसबदारी व्यवस्था जो मनसबदार बना हुआ था और एक लंबी चौड़ी सेना अपने पास में रख रखा था अनावश्यक, क्योंकि युद्ध तो होते नहीं थे लेकिन सेना रखता था, तो उन सेना के खर्चे वर्चे और ये चलाने के लिए और अपनी विलासी जीवन जीने के लिए राजाओं ने जो है वो सामंतों के ऊपर टैक्सेस लाद दिए। ऐसे टैक्सेस की वजह से इन सामंत कौन से जेब से देने वाले थे, तो इन्होंने किसानों के ऊपर टैक्सेस लाद दिए। अब किसानों की स्थिति कमज़ोर हो गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कई बार किसान चुका नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने बंधुआ मजदूरी शुरू कर दी, है ना। तो बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने, आर्थिक रूप से किसान कमज़ोर हो गए, आत्महत्याएं करने लगे किसान। ऐसे ही इन जैसे यहाँ मान लो किसानों की बेटियों की शादियाँ हो रही है, तो उन शादियों में पहले बेटियाँ यहाँ जाती थी, उन्हें किसानों को टैक्स दिया जाता था। बेटियाँ यहाँ, बेटे बेटी जो थे वो जो जवाई बेटे थे वो सामंतों के यहाँ आशीर्वाद लेने जाते थे, तो कुछ पैसे देते थे, मतलब सामंतों को। सामंत नहीं देता था पैसे उनको, जोड़े को, ये पैसे देते थे सामंतों को कि भाई हमारी शादी हो गई, हमें विदा कर दो, मतलब, है ना। तो ये एक अजीब सी प्रथाएँ यहाँ पर हुई। कुछ जैसे गोला गोली, है ना, वैसे टाइप की प्रथाएं चली कि सामंतों की कोई शादियां हो रही है तो सामंत के बेटे के साथ में 10-20 लड़कियां जो है वो और भेजी जा रही है, मतलब। तो ये एक तरीके से गलत प्रथाएं जो है दहेज के रूप में लड़कियां वगैरह और ये देना शुरू कर दिए थे, मतलब। तो कई सारी कुप्रथाओं की शुरुआत जो है वो हमारे राजस्थान में शुरू हो गई, क्योंकि जब राजा विलासी होगा तो और राज्य की सुरक्षा और राज्य के डेवलपमेंट को लेके उसने कोई काम नहीं करना है, तो सीधी सी बात है कि फिर फाइनली इसका इम्पैक्ट जो है वो समाज के कई प्रथाओं पर देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में रीति रिवाजों पर इनकी गहरी छाप पड़ी। इस व्यवस्था से बाल विवाह हुए, छोटी उम्र में जो है वो लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वृद्ध विवाह शुरू हो गए, बूढ़े बूढ़े सामंत जो थे वो, या अनमेल विवाह जो थे वो शुरू हो चुके थे, मतलब, है ना, जिसमें किसी के भी साथ में शादियां कर दी जाती थी। इसके अलावा कन्या के साथ में दहेज में लड़कियां, जैसे डावरिया, ये भेंट की जाती थी सामंतों की कन्या के साथ में। जैसे कि कोई लड़की है तो उसकी शादी हुई तो गांव की 10 एक लड़कियों को और भेज देते थे उसके साथ में। सती प्रथाएं शुरू हो गई, कन्यावध जो है वो शुरू हुआ। इस चक्कर में कोई भी लड़कियां पैदा ही ना होना, ये ऐसी चाह रखने लग गया, है ना। त्याग प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर जैसी व्यवस्थाएं, बेगार प्रथाएं, ऊंच नीच भेदभाव जो समाज में शुरू हुए, जौहर प्रथाएं शुरू हो गई। इसके अलावा लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय होने जैसी कई सारी एक्टिविटीज़। आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई, और इसकी वजह से और भी, जब आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो, कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है तो फिर वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ गलत होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही नशाखोरी और ये सारी चीज़ें जो है वो समाज में ज़्यादा प्रचलित होने लगी, मतलब, है ना। विलासी जीवन, तो उसमें सब चीज़ें आ जाएगी फिर ये हो गया। उसके बाद में 100 वर्ड्स के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन 100 वर्ड के हैं, 7 20 वर्ड के थे, मतलब 15 वर्ड के, 7 50 वर्ड के, और 7 जो है वो 100 वर्ड के क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जागीरदारी प्रथा का उल्लेख कीजिए। जागीरदारी प्रथा यानी कि वही सामंती व्यवस्था, मतलब वही फ्यूडल सिस्टम जिसकी हमें बात करनी है। तो देखो, जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे कि सामान्य रूप से हमारे जो व्यवस्था थी वो एक टेंट की तरह व्यवस्था थी, जो रक्त संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। मतलब कि इसमें बड़ा भाई जो था वो राजा बनता था, और जो छोटा भाई था वो विशेष रूप से राज्य की सुरक्षा में, मतलब उसको सामंती क्षेत्र दे दिए जाते थे, और सब मिलकर जो है वो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। यानी कि सबके लिए एक ही मातृभूमि थी और सब इसके लिए मर मिटते थे। मतलब बहुत बेहतरीन संबंध बना। और इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कभी राजा, बड़ा भाई अगर अयोग्य है, राजा अयोग्य है या गलत निर्णय ले रहा है, तो ये सारे सामंत मिलके उसको हटा देते थे, और वो खुद भी कहीं पे भी कोई भी जो योग्य है उसको राजा बना सकते थे। जब राज्य पे कोई संकट आता था तो सभी मिलकर राज्य को जो है वो सुरक्षा दिलाते थे। आपने महाराणा प्रताप का उदाहरण देखा होगा, जब जगमाल अयोग्य लगा तो सामंतों ने विद्रोह करके महाराणा प्रताप को राजा बना दिया। जब राज्य नहीं था हाथ में तो एक ठिकाना था सिसोदा, जहाँ से हमीरदेव निकले और उन्होंने अपने मेवाड़ राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सामंतों का प्रभाव राजा निर्माण में था। सामंत राजा बन सकता था अगर कोई अयोग्य राजा होता था, और वो योग्य है तो, मतलब अगर सभी सामंत उसका सहयोग कर रहे हैं तो ब्लड रिलेशन पर आधारित ये व्यवस्था थी। दूसरा, इस व्यवस्था की एक सबसे अच्छी खासियत ये हुआ करती थी कि ये स्वामी सेवक संबंध पर आधारित नहीं थी। कोई स्वामी नहीं है, कोई सेवक नहीं है, सब भाई बंधु है। मतलब तो ऐसे में जो है वो जो राजा था
उसको सामंतों को एक तरीके से सम्मान देना था, और जो सामंत थे उनको राजा को एक बेसिक टैक्स देना है। मतलब अब टैक्स में देखो पैसा तो होता ही था, मतलब सामान्यतः जो राजकोष के लिए आवश्यक था, लेकिन इसके साथ साथ सामंतों के पास में एक जमीयत सेना होती थी, और उस जमीयत सेना के माध्यम से वो युद्ध और शांति काल में अपनी सेवा के जरिए, अपनी सेनाओं के जरिए वहाँ सेवाएं देने का काम करते थे। मतलब अब यहाँ समझो इस बात को। तो राजस्थान में जब सामंत प्रथा की अपन बात करते हैं तो ये भूमिदान से जुड़ी हुई एक व्यवस्था है। मतलब राजस्थान में सामंत व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित और कुलीय भावना पर आधारित एक प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब कर्नल जेम्स टोड ने जिस सिस्टम को बताया था, जो फ्यूडल सिस्टम की बात की थी, वैसा फ्यूडल सिस्टम राजस्थान में नहीं था, वो ब्रिटेन में था, जिसमें स्वामी सेवक संबंध हुआ करते थे। समस्त राजपूत जो थे वो भाई बंद कुल ठोक प्रणाली पर आधारित थे। मतलब कुल ठोक प्रणाली मतलब हो गया कि अपने कुल के लोगों को ही सामंत बनाया जाता था। मतलब अर्थात ऐसा भी नहीं था कि केवल कुल के ही बनते थे। धीरे धीरे इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो अधिकारी भी सामंत बन गए। इसके अलावा कुछ और जो राज्य में बलिदान देने वाले होते थे उनको भी जागीरें दी तो वो भी वहाँ के सामंत बन गए। इस तरीके से भी रहा। मतलब अर्थात राज्य में व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का केंद्रीय भाग जो है वो खालसा राजा के पास होगा, और बाकी सीमावर्ती भाग जो होंगे वो बंधु बांधवों को जागीर के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बाद में अपने स्वजनों और संबंधियों के साथ साथ विश्वस्त सेना नायकों और उच्च अधिकारियों को भी भूमि दी जाने लगी थी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सम्मान और कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था थी। लगभग जो है वो सभी राजपूत का संगठन एक कुलीय भावना पर था। राजा जो है वो सामंतों को सम्मान देता था, जैसे आपने ताजीम, सिरोपाव, है ना, हाथ कुरब वगैरह इनके बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो राजा सामंतों को दे रहा है, और सामंत राजा को उत्तराधिकार शुल्क, नजराना और जमीयत सेना से सेवाएं देते थे। मतलब राजा कुल का नेता था। सामंत अपने आप को कुलीय संपत्ति का संरक्षक और हिस्सेदार समझता था। और ये सारी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जमीयत सेना वाला और ये पॉइंट्स आप इस पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल पॉइंट यहाँ पर है। उनका राजा के साथ में बंधुत्व और रक्त संबंध था। स्वामी सेवक जैसा कोई रिलेशन नहीं था। सामंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर होते थे। सारे प्रशासन को सामंत देखते थे। आपने सुलुम्बुर के सामंत को जो है वो मेवाड़ के मेवाड़ राज्य में जो वो एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा होगा। वही सेनापति होते थे, राजा नहीं होते थे, तो वही सारा सिस्टम को देखा करते थे। मतलब उत्तराधिकारी चयन में भी सामंतों की अनिवार्य भूमिका होती थी। युद्ध काल के समय सामंत राजा की सहायता करते थे, क्योंकि वे अपनी पैतृक संपत्ति के रूप में रक्षा करते थे। कुल मिलाकर मुगल प्रभाव से पूर्व राजस्थान में सामंत व्यवस्था सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में चल रही थी। मतलब लेकिन जैसे ही मुगल आ जाते हैं तो अगला क्वेश्चन इसी को लेके है, मतलब कि मुगल काल में राजस्थान की सामंत व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखे गए या क्या परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। आप बस इन सब का उल्टा कर दो। जब आप इनको बदल दोगे सारे पॉइंट्स को, वो मुगल व्यवस्था का प्रभाव होगा। अब देखो मुगल आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको इसमें ब्रीफली समझा देता हूँ ताकि उसको पढ़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। वही सारे पॉइंट्स आपको आंसर में लिखने हैं। जब अगर मुगल आएंगे, सीधी सी बात है, मुगलों की अधीनता राजपूतों के द्वारा स्वीकार की जाएगी। जब राजपूत मुगलों के अधीन हो गए तो ऐसी स्थिति में सारे ही राजपूत हैं अधीन में, तो फिर ये तो लड़ेंगे ही नहीं। जब कोई युद्ध नहीं होगा तो फिर काई की जमीयत सेना, ठीक है, तो कोई जमीयत सेना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जमीयत सेना की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब सामंतों पर से जो निर्भरता है वो ख़त्म हो रही है। और जब सामंतों से निर्भरता, तो सामंतों को कौन पूछेगा, तो यानी कि उनकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अब उन्हें जब पूछेंगे, देखो आपकी अगर किसी पर निर्भरता है, ठीक है, तो स्पेशली आप उसकी इज्जत करते रहोगे, या इसको आप इस तरीके से समझो कि कोई आपके ऊपर निर्भर है तो वो आपकी तब तक इज्जत करता रहेगा जब तक कि उसे कुछ फ़ायदा होता रहेगा। मतलब जैसे राजा सामंतों पर निर्भर थे, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट है और वो निर्भर नहीं है एक तरीके से, तो फिर कहीं ना कहीं हितों का टकराव होगा, और फाइनली जो है वो हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट भी शुरू हो जाए। मतलब तो इस तरीके से राजा की स्थिति भी यही थी। मतलब तो राजा भी जो है वो, अब एक होता है कि अगर आपका नेचर ही अच्छा है या उसका नेचर चरित्रवान है, नैतिक है, तब तो वो सारी स्थितियाँ ठीक चलती रहेगी। लेकिन नैतिकता तो तब होगी ना जब पैसों वाले रिलेशंस नहीं होंगे। अब यहाँ क्या होता था कि राजा को मुगलों को खिराज देना पड़ता था। खिराज मतलब वही एक तरीके का टैक्स। मतलब
ऐसे ही राजा मनसबदार होता था मुगलों का, और उसे पैसे दे, मतलब एक मनसब व्यवस्था के तहत जो है वो सेना को रखना होता था, तो सेना का खर्चा भी खुद को चलाना होता था, तो फिर पैसे के रिलेशन बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है सामंतों पर कई सारे टैक्सेस जो है वो लाद दिए गए। अब जब सामंतों के ऊपर टैक्सेस लगा देंगे तो सामंत अपनी जेब से नहीं देंगे, तो ऐसे में जनता को भी बड़ा जो है वो इसमें एक बोझ ढोना पड़ा। बाहर क्या है कि कभी सब्जी बेचने वाले कभी क्या, तो खैर कोई ना। तो ये सारी बात आपने समझ ली है ना। अब मैं थोड़ा सा पॉज कर दिया था वीडियो को। अब आगे देखते हैं कि सामंती प्रथा से क्या क्या परिवर्तन, जब मुगलों के अटैच में आए तो क्या परिवर्तन देखने को मिले। तो सुनना, राजा अब भाई बंधु संबंधों से अधिक राज्य का प्रमुख और मुगल मनसबदार हो चुका था, मतलब है ना। राज्य का प्रमुख तो था ही वो पहले भी, लेकिन अब राज्य के प्रमुख के साथ साथ वो मुगल मनसबदार भी बन गया था। ठीक है। राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो मुगलों पर हो गया था, जिससे सामंतों पर, यहाँ कोमा लगा हुआ है, जिससे सामंतों पर निर्भरता कम हो गई, जिससे राजा के सामंतों के साथ संबंध जो है वो कमज़ोर होने लगे थे। आपने देखा होगा कि सामंतों के साथ में जो संबंध कमज़ोर होने लगे थे, तो उसकी वजह से धीरे धीरे सामंत राजा के खिलाफ विद्रोह करने लगे। और फाइनली जब आप 1857 की क्रांति की बात करोगे, तब 1857 की क्रांति तक आते आते सामंतों की स्थिति ऐसे होता है ना कि गले तक भर गए, मतलब है ना। तो बस वो वैसी स्थिति हो गई थी, और 1857 की क्रांति में सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया, राजा का साथ नहीं दिया था, मतलब वो भी सत्ता परिवर्तन के पक्षधर थे, मतलब है ना। अब सामंतों के साथ स्वामी सेवक संबंध के रूप में निर्धारित हो गए। जो संबंध पहले भाई बंधु संबंध थे, अब स्वामी सेवक हो गए थे। टीका व्यवस्था के नाम पर पहले क्या होता था कि हमने पहले पढ़ा कि प्रशासन में सामंतों का एक तरीके से रोल होता था, और सामंत निर्धारित करते थे कि राजा कौन होगा और कौन नहीं होगा, मतलब है ना। वो अगर गलत होता था तो उसको हटा देते थे, जैसे महाराणा प्रताप के सेंस में अपन देखते हैं, और उनमें तो टीका व्यवस्था से अब ये सारा सिस्टम जो है वो मुगलों के हाथ में आ गया था। जब अकबर ने जो व्यवस्थाएं अपनाई थी उसमें टीका व्यवस्था भी एक थी, जिसमें उत्तराधिकार, जो भी उत्तराधिकारी बनता था उसको टीका लगाया जाता था, साफा पहनाया जाता था, जड़ाऊ दिए जाते थे उसे, और जैसे कलंगी वगैरह लगा के उसके मुकुट पे, और वो सारा व्यवस्था कर देते थे, मतलब एक तरीके से ना। तो उसको बोलते थे कि उत्तराधिकारी अभी ये बन गया। तो इस टीका व्यवस्था के नाम से जो है वो मुगल उत्तराधिकारी बनाने लग गए, और ऐसा कई जगहों पर हुआ। कहीं तो नए राज्य बना दिए, शाहपुरा, अलवर जैसे कई नए राज्य बन गए मुगलों की तरफ से। तो एक तरीके से मुगलों ने अपने अपने स्तर पर उत्तराधिकार चयन में जो है वो एक इंटरफेयर करना शुरू किया, जिससे सामंतों का महत्व कमज़ोर होता हुआ चला गया। सामंतों पर कई सारे नए कर लाद दिए गए, जिससे जनता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, दयनीय हो गई। राजा विलासी और अनुत्तरदायी हो गए, राजा को कोई मतलब नहीं था इन चीज़ों से। कई बार तो ऐसे भी होता था कि राजा और सामंतों के विवाद ऐसे थे कि राजा के ऑर्डर को सामंत दरकिनार कर देते थे, मतलब। विशेष रूप से कुछ नए पदों का सृजन हुआ, पुराने पदों को मुगल ढंग से कहा जाने लगा, मतलब जो पद तो वही रहे लेकिन उनको मुगलिया शब्दों में बोलने लगे, मतलब। राजस्थान की रियासतों में प्रशासन का संचालन करने वाले अधिकारी मुत्सदियों के रूप में जाने जाने लगे। प्रधान का पद राजा के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण पद बन गया। शासन, सेना और न्याय व्यवस्था संबंधी कार्य जो है वो प्रधान ही किया करता था, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। दीवान, बख्शी जैसे नए पद आए, खान सभा, मीर समा, कोतवाल, खजांची, ऐसे नए पदों का सृजन हुआ। और राज्य की जनता पर भी जो है वो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। राजस्थान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो 100 वर्ड में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन कीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आपने खूब पढ़ा है कि 11 साल की उम्र में जो है वो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए थे, मतलब वो अजमेर के शासक थे लेकिन दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिए थे, मतलब। और ऐसे ही जो है वो उन्होंने 11 साल की उम्र में ही दिग्विजय की नीति अपनाई। G.H. ओझा साहब जो उनकी नीति के बारे में कहते हैं कि इन्होंने जो दिग्विजय की नीति अपनाई थी उसके 3 क्षेत्र थे। पहले तो स्वजनों के विरोध को ख़त्म करना, फिर पड़ोसी राज्यों का दमन करना, और फिर उसके बाद में विदेशी शत्रुओं को जो है वो निपटाना, मतलब इस तरीके की कुछ व्यवस्था जो है वो इन्होंने की थी। तो पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी के चौहानों में ही नहीं अपितु पूरे राजपूताने के राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के आधार पर चौहान राज्य को सुरक्षित सुदृढ़ किया। ये एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो है वो अपन 100 वर्ड में लिख सकते हैं। ये इंट्रो है, ऐसे मान लो आप, है ना, इसको पॉइंट मत बनाओ। फिर अपन लिख सकते हैं
कि जैसे ही ये राजगद्दी पर बैठे थे, इन्होंने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया और राज्य की सीमाओं का तो विस्तार किया ही, साथ ही साथ आंतरिक विद्रोह जैसे कि बंडानको का दमन किया। चाचा नागार्जुन जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उनका भी दमन किया मतलब। तो ऐसे आंतरिक विद्रोह और उपद्रवों का दमन कर पूरे राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित कर उसे सुदृढ़ता प्रदान की मतलब। ऐसी सैनिक शानदार सफलताओं की वजह से एक महान सेनानायक के रूप में इन्हें जाना जाने लगा था मतलब, है ना। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती जो चीज़ है वो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की अपन ने बता दी कि एक शानदार शासक हुआ करते थे, शानदार प्रशासनिक क्षमताएं थी, कुशल क्षमताएं थी, सैन्य सफलताएं इन्होंने हासिल की। लेकिन इनके प्रशासन का एक दूसरा पक्ष ये था कि जो ये दिग्विजय की नीति इन्होंने अपनाई, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिला। कूटनीतिक सूझबूझ की कमी और राजनीतिक अहंकार देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्होंने जो हम कह सकते हैं कि तराइन का जो सेकंड वॉर था उसमें डिफेक्ट खाई मतलब। क्यों? क्योंकि आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ में मित्रवत संबंध होने चाहिए, बजाय कि जो है वो दुश्मनी के संबंध। आप जैसे आपने देखा होगा कि इंद्र कुमार गुजराल साहब कहा करते थे कि हम अच्छे पड़ोसी जो है वो मतलब हम पड़ोसी नहीं बना सकते, पड़ोसी ऑटोमेटिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। हम अच्छे मित्र बना सकते हैं विदेश नीति में, ठीक है, चाहे हम दूसरी तरफ से, लेकिन अच्छे पड़ोसी बनाना हमारी एक जिम्मेदारी है मतलब। क्योंकि पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं अपन, और जब अपन पड़ोसी नहीं बदल पाएंगे तो सीधी सी बात है कि पड़ोसियों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बस ऐसा ही स्थिति जब अपन पड़ोसियों के साथ में हमारे संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पाकिस्तान का भारत के साथ में अगर अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा, और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर वो ऐसी स्थिति में वहाँ सीमा पार आतंकवाद है, सीमा पार तस्करी है, या कोई भी ड्रग्स है, ऐसी स्थितियाँ हमेशा चलती रहेगी, जिसमें हमारा ध्यान उधर की तरफ लगा रहेगा और हम भी अपना विकास एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमें करना चाहिए था मतलब, ठीक है। तो राजनीतिक सूझबूझ की कमी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है, और फिर इन्हीं किसी भी जो पड़ोसी राज्यों ने जो है वो इनका साथ आगे तराइन के सेकेंड वॉर में नहीं किया। पड़ोसी शासक शत्रु बन गए। मुस्लिम आक्रमणों को भी इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। कई सारे आक्रमण, कहा जाता है कि गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, तो 17 बार क्यों किया? 1-2 बार में ही निपटा देना चाहिए था मतलब। क्योंकि कई बार जो है वो आक्रमण को गंभीरता से नहीं लेते थे, लाइट ले रहे थे मतलब उनको, और उनके खिलाफ जो है वो एक संयुक्त मोर्चा खड़ा नहीं कर पाए, ठीक है। अब दूसरा इनका पक्ष, वह न केवल वीर साहसी और सैनिक प्रतिभाओं से युक्त थे, अपितु विद्वानों और कलाकारों के आश्रयदाता भी हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई इनके दरबार में थे, जिन्होंने और दूसरा पृथ्वीराज विजय जो थे उनके लेखक जयानक भट्ट इनके दरबार में हुआ करते थे। वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, पृथ्वी भट्ट, ऐसे कई सारे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इनके शासनकाल में देखो सरस्वती कंठाभरण की ये जो पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला, इसका निर्माण तो हुआ था विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था मतलब, विग्रहराज फोर्थ ने। लेकिन इनके समय जो है वो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला में 85 विषयों का अध्ययन किया जाता था मतलब। ऐसे अनेक विद्यालय मौजूद थे जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तो ये दिखाता है कि ये एक महान विद्यानुरागी शासक थे, यानी कि इनको इसमें भी इंटरेस्ट था, कल्चर में, साहित्य में, इनमें भी इंटरेस्ट था। तारागढ़ दुर्ग को जो है वो इन्होंने सुदृढ़ता प्रदान की। इसके अलावा अजमेर नगर को बढ़ाया इन्होंने, मंदिर और महलों का निर्माण इन्होंने यहाँ पर करवाया। राय पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया दिल्ली के पास में। इतिहासकार दशरथ शर्मा ये बात कहते हैं कि इनके गुणों के आधार पर ही इसे योग्य और रहस्यमयी शासक बताते हैं मतलब, और कहते हैं कि ये सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु शासक हुआ करता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के इतिहास में अपनी सीमाओं के बावजूद, सीमाएं जैसे कि एक तरीके से शत्रु विदेश पड़ोसियों के साथ में सही रिलेशंस नहीं बन पाए, के बावजूद एक योग्य और महत्वपूर्ण शासक रहे, ठीक है। तो हम एक बहुत ही प्यारा सा, है ना, बेसिक सा इंट्रोडक्शन देके, फिर उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करके, फिर उनके सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करके जो है वो हम अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मालदेव की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है। तो एक फ़ोन आ गया था। तो हम अब बात करेंगे इसमें राजनीतिक उपलब्धियां और सांस्कृतिक उपलब्धियों की। देखिए राजनीतिक उपलब्धियां जो मालदेव की क्या रही, जैसे दिग्विजय की नीति एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनाई, हमीरदेव चौहान ने अपनाई।
ठीक इसी तरीके से मालदेव ने जो है वो अखंड मारवाड़ की नीति का अनुसरण किया। ये मानते थे कि मारवाड़ एक बहुत बड़ा मारवाड़ था, जैसे आज अखंड भारत की बात करते हैं वैसे ही इनका भी ये कहना था कि एक बहुत बड़ा मारवाड़ हुआ करता था, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया जोधा के बाद में। तो इस तरीके से इसको ना ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सेंस में इन्होंने जो है वो लगातार इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो इस नीति का अनुसरण करते हुए इन्होंने 52 युद्ध किए, 58 परगनों को इन्होंने जीत लिया और बीकानेर, नागौर जैसे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। राव जेतसी के साथ में पाहेबा साहिबा का युद्ध किया, जिसमें राव जेतसी की डेथ हो गई थी, मतलब वो शहीद हो गए थे। बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय विक्रमादित्य तथा बनवीर के विरुद्ध जो है वो उदय सिंह की इन्होंने हेल्प की थी। इसके अलावा खुद जो है वो खानवा के युद्ध में, ये वाला पॉइंट शायद मैं मिस कर दिया, खानवा के युद्ध में इनके पिता गांगा के कहने पर जो है वो ये सांगा की हेल्प करने गए थे। मतलब शेरशाह सूरी के साथ में इनके 1544 में युद्ध हुआ गिरी सुमेल का, और उस युद्ध में खुद तो नहीं थे, लेकिन इनके वीर सेनानायक जो जेता और कूपा हुआ करते थे वो शहीद हो गए। बाद में फिर शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी 45 में, तो उसके बाद में इन्होंने कंट्रोल वापस कर लिया था मेवाड़ पर। और ये तो इनकी इस रूप में हम ये देख सकते हैं कि एक वीर सेनानायक थे, अच्छे प्रशासक हुआ करते थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखोगे सेम चीज़ हम पृथ्वीराज चौहान वाली यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि लेकिन ये कूटनीतिक रूप से दूरदर्शी नहीं थे, मतलब क्योंकि इस तरीके से शत्रुता गिरी सुमेल के युद्ध में डिफेट का एक कारण यही बनती है, मतलब कि पड़ोसी राज्यों के साथ में आपने शत्रुता मोल ली, पड़ोसी राठौड़ों के साथ में आप जो है वो मित्रवत व्यवहार नहीं कर पाए। इसके साथ साथ ही जो है वो अपने पिता को मारकर इन्होंने जो है वो शासन किया था, गांगा की हत्या करके ये राजा बने थे। तो एक पितृहंता पुत्र के रूप में भी इनका जो है वो एक इनके ऊपर वो एक मतलब इनके कलंक लगता है। ठीक है, इसके साथ ही जो है वो इनकी कई सांस्कृतिक उपलब्धियां भी है। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ इनके विद्वान जो थे वो आशानंद जी और ईश्वरदास जी थे, जिन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी। जैसे इन्होंने तो उम्मादे बटियाणीरा कवित और हाला झालारी भागा भारमलीरा दुहा जो है वो आशानंद जी ने लिखा, जबकि हाला झालारी कुंडलियाँ, देवयान, हरिरस वगैरह और ये जो ग्रंथ थे वो ईश्वरदास जी ने लिखे थे। इन्होंने कई सारे किले, मेड़ता, सोजत, पोखरण, इन किलों का निर्माण करवाया। जोधपुर किले में परकोटे का निर्माण करवाया। चित्रकला में चौखिलाव महल का निर्माण करवाया। इस तरीके से इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, इसलिए इन्हें हस्मत वाला राजा भी कहा जाता है, और इन्होंने इस हिसाब से जो है वो सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। तो मारवाड़ के इतिहास में मालदेव का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अकबर की राजपूत नीति का उल्लेख कीजिए और बताइए कि इस नीति ने मुगल राजपूत संबंधों को कहाँ तक प्रभावित किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, देखो मुगल राजपूत संबंध कैसे प्रभावित हुए और नीति क्या थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखो नीति में मैंने आपको बार बार जो है वो क्लासेस में समझाया है कि नीति को आप मोटे मोटे 3 भागों में डिवाइड करो, और वो 3 अच्छा ज़रूरत क्या थी। पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि नीति अकबर राजपूत नीति ला ही क्यों रहा है। देखो ये अधीनता लाके और राजपूतों से खिराज लेना चाहता है, ठीक है, यानी कि राजकोष को बढ़ाना चाहता है। दूसरा अपना साम्राज्य प्रसार करना चाहता है, उसमें सेना सहायता चाहिए होगी तो सैनिक सहायता इसको प्राप्त चाहिए, मतलब दूसरा उत्तराधिकार वगैरह और ये बनाना, इंटरफेयर करना, आंतरिक हस्तक्षेप करके जो है वो अपने कंट्रोल में रखना सारी चीज़ों को। तो इसलिए राजपूत नीति लाना जरूरी था, जिसमें सुलह कुल की नीति थी, जिसमें निष्ठा भाव ये प्रदर्शित करवाना चाहता था। साथ ही विवाह जैसे रिलेशंस जो है वो ये मतलब करता था इनके साथ में, राजपूतों के साथ में। तो एक नीति तो हो गई सुलह ए कुल की नीति, जो मैं लिख देता हूँ, सुलह ए कुल की नीति। इस नीति का मूल पक्ष था निष्ठा भाव, ठीक है, और इसके साथ साथ हुआ करता था विवाह जैसे संबंध, ठीक है। और अगर ये नहीं मानोगे तो युद्ध कर लो फिर, और क्या है। तो युद्ध एक इसका पक्ष था। मतलब दूसरा, जब आप निष्ठा भाव रख लेते हो राजपूतों के प्रति, तो फिर उनको क्या करते थे, वो वतन जागीर दे देता था, उनकी खुद की जागीर उन्हीं को ही दे देता था, और कह देता था कि तुम्हारे शासन करो, लेकिन बस कुछ काम ये कर लेना। कुछ शर्तें होती थी, जैसे सहायक संधियाँ नहीं करते थे अंग्रेज, वैसे ही ये भी कुछ सहायक संधियाँ टाइप का इससे करता था। दूसरा, उत्तराधिकार के मामले में जो है वो टीका व्यवस्था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से टीका लगा के जड़ाऊ जमदर देता था। और एक था मनसबदारी व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी।
इस प्रशासनिक व्यवस्था में ये होता था कि राजा को मनसबदार बना देते थे और सैन्य सेवा वगैरह और ये जो वो खुद डिसाइड करता था और अपना खर्चा खुद चलाता था, लेकिन मुगल सेवा करता था, मतलब है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत ढंग से आंसर लिखा है ये। तो अकबर ने मुगल राजपूत संबंधों की जो बुनियाद रखी थी वह कमोवेश आखिर तक चलती रही। कहने का मतलब अकबर के बाद में जो है वो जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने, इन्होंने प्रॉपर इस व्यवस्था को बनाए रखा। मतलब आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर शाही संघ के प्रति राजपूतों की केवल निष्ठा चाहता था, और ये 4 बातें इसमें ज़रूरी थी निष्ठा में। राजपूत शासकों को खिराज की एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ेगी। दूसरा, उन्हें अपनी विदेश नीति का निर्धारण, आपसी युद्ध और संधि करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो इनके आंतरिक मामले होंगे उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हालांकि करते थे, वो एक अलग बात है ना, लेकिन शर्तें ये थी, 4 चीज़ें महत्वपूर्ण थी। मतलब कि खिराज की एक निश्चित रकम देनी होगी, यानी कि एक टैक्स देना होगा प्रॉपर। साथ ही कोई विदेशी नीति निर्धारण नहीं करेंगे, आपसे युद्ध संधि का अधिकार किसी प्रकार का नहीं होगा, आंतरिक मामलों में हम आपके हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर निश्चित संख्या में एक सैन्य दल जो है वो केंद्र को उपलब्ध कराना होगा, और उन्हें स्वयं को साम्राज्य का अभिन्न अंग समझना होगा, न कि व्यक्तिगत इकाई के रूप में। कि जब आमेर ने संधि की तो इसका मतलब ये नहीं है कि आमेर एक व्यक्तिगत इकाई है, नहीं, मुगल साम्राज्य का एक अंग है। तो जैसा मुगल व्यवस्था जो प्रशासन होगा उस हिसाब से उसका अपने आप को ढालना होगा। तो ये 4 बातें जो थी वो निष्ठा की सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। अब इसमें क्या होता है, तो मोटे तौर पर अगर अपन बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं से हम निर्धारित कर सकते हैं। तो 3 बिंदु हमारे पास में। पहला है सुलह ए कुल की नीति, सभी के साथ में शांति और सुलह पर आधारित नीति, जिसमें सुलह नहीं किए जाने वाले शासकों को शक्ति के बल पर जीता जाता था। जैसे मेवाड़, रणथंभौर जो सुलह नहीं कर रहे थे, इनको शक्ति के बल पर जीत रहे थे। मतलब अधीनस्थ शासकों को उनकी वतन जागीर दे दी जाती थी, यानी कि उनको उन्हीं का इलाका दे देते थे और बोलते थे कि तुम वहाँ के मनसबदार हो, तुम संभालो, तुम्हारी वतन जागीर है। उसको आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई और बाहरी आक्रमणों से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी गई। मतलब ठीक है, तो ये सुलह कुल की नीति थी। इसमें ही वो शादियां करता था, इसी में ही जो है वो विशेष रूप से निष्ठा, जैसे कि आपने नागौर दरबार देखा होगा, जिसमें वो विशेष रूप से निष्ठा के लिए ही किया गया एक दरबार आयोजित किया गया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रशासन संचालन और युद्ध अभियानों में इनको सम्मिलित किया, और इसकी योग्यता के अनुरूप जो है वो शासकों को मनसब प्रदान किया। इसने टीका व्यवस्था शुरू की इस नीति के तहत, और राज्य के नए उत्तराधिकारी की वैधता टीका के व्यवस्था के माध्यम से प्रदान की जाती थी। जब कोई राजपूत शासक अपना उत्तराधिकारी चुनता था तो मुगल सम्राट जो है वो नवनियुक्त को टीका लगाता था, उसे जड़ाऊ, जमदर, खिलत जैसी कई सारी चीज़ें प्रस्तुत करता था। ठीक है, सभी राजपूत शासकों के टकसालों की जगह मुगली प्रभाव की मुद्रा शुरू कर दी गई, और सभी राजपूत राज्य अजमेर सूबे के अंतर्गत रखे गए थे। 1580 में अजमेर सूबा बनाया गया। सूबा जो है वो कई सारे सरकारों में डिवाइड किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 7 सरकारें डिसाइड हुई, और ये 7 सरकारें कई सारे परगनों में डिवाइडेड की गई। मतलब तो इस तरीके से एक अजमेर सूबा हो गया। जैसे आपने सूबेदार बनाते थे ना, काबुल का सूबेदार बनाया उसको, और उसको अहमदनगर का सूबेदार बनाया, ऐसे तो ऐसे कई सारे सूबे बनाए थे मुगल प्रशासन में। पूरा मुगल साम्राज्य था, फिर सूबे, फिर सूबों में सरकारें, सरकारों में परगने, परगनों में मौजे होते थे। मतलब है ना, मौजे मतलब गाँव वाले क्षेत्र। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन राजस्थान की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का पद हमेशा सर्वोपरि रहा है। यह उसके कार्यों और कर्तव्यों से स्पष्ट होता है। विवेचना कीजिए, मतलब क्या लगता है कि राजा हमेशा ही सर्वोपरि रहा? क्या आधार पर आप ये बात कह रहे हो? मतलब हम प्रशासनिक व्यवस्था में राजा, राजा के बाद में प्रधान, प्रधान के बाद में जो है वो दीवान, दीवान के अधीन कई सारे जो है वो अधिकारी, कर्मचारी, और उसके बाद में जो है वो हम बख्शी, नायब बख्शी वगैरह, इनके बारे में बात करते हैं। तो राजा का पद इतना महत्वपूर्ण कैसे रहा? मतलब राजा की उपाधियां, राजा की गतिविधियां, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में राजा महत्वपूर्ण है। देखो, मध्ययुगीन राजपूताने में नरेश छोटी से छोटी इकाई के राजा होते थे। छोटे छोटे राज्य, शाहपुरा भी एक छोटा सा राज्य रहा, झालावाड़, कोटा वगैरह, और ये है ना, अपने आप को प्रभुसत्ता संपन्न शासक मानते थे, और इसी भावना से प्रेरित होकर यानी कि कुछ उपाधियां वो धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, राज राजेश्वर, नृपेंद्र, है ना, परम भट्टारक, वैसे टाइप की उपाधियां होती थी ना। तो ये शो करती है कि
कि कहीं ना कहीं जो है वो राजा ही सर्वोपरि है। मतलब अपने वंशीय महत्व से शासक अपने राज्य में सर्वे सर्वा हुआ करते थे। राज्य का शासन, न्याय वितरण व्यवस्था, उच्च पदों पर जो भी नियुक्तियां वगैरह होती थी वो, दंड, सैन्य संचालन जैसी गतिविधियां, संधि, आदेश, ये सब चीज़ें जो थी वो राजा के अंदर ही निहित होती थी। यानी कि वो न्याय का भी सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, वो सैन्य संचालन का भी सर्वोच्च व्यक्ति होता था। सामंती व्यवस्था को कैसे डिवाइड किया जाएगा, राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा, धर्म का भी वही प्रतीक होता था। मतलब वो जो धर्म मानता था, इसी के आधार पर जो है वो पूरा साम्राज्य उसी हिसाब से चलता भी था। ठीक है, वो नैतिकता का भी एक मुख्य केंद्र होता था। वो जो करेगा वैसा साम्राज्य में भी एक्टिविटीज़ होगी। मतलब धर्म की रक्षा करने और प्रजा का पालन करने का उत्तरदायित्व भी राजा के कंधे पर ही होता था। इन कार्यों में उन्हें सतत उद्बोधित करने के लिए उनकी प्रजा प्राय उन्हें धर्मावतार माई बाप की संज्ञा तक देती थी। मतलब देश की रक्षा का भार अपने ऊपर होने से विशेष रूप से वह खुम्माण जैसे पदों से विभूषित होता था। ठीक है, खुम्माण रासो एक दलपत विजय का आपने ग्रंथ सुना होगा। तो वो खुम्माण एक पदवी है। मतलब हालांकि खुम्माण नामक राजा भी आया था एक, है ना, पर खुम्माण जैसे ऐसे पद लिए जा, जैसे विक्रमादित्य एक राजा था लेकिन कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधियाँ ली, है ना, तो वो एक तरीके से एक महत्वपूर्ण शासक, राज्य की रक्षा करने वाला शासक, उस रूप में ये पदवी प्रचलित होने लग गई। सभी प्रकार की शक्ति उनमें निहित होने से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त भी वे ही करते थे। सामंतों ने कभी कभी जरूर, है ना, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए या फिर जो है वो गलत कोई उत्तराधिकारी नियुक्त हो गया है तो उसे हटाने का काम जो है वो सामंतों ने किया भी है। मतलब नरेशों का सर्वाधिकार होने से उनके द्वारा सम्मानित रानियां भी बड़ी प्रभावशाली होती थी। कई बार ऐसा होता था कि अगर नरेश नहीं है तो रानी ने शासन संभाला है। मतलब जैसे कि रानी कर्णावती ने शासन संभाला सांगा के जाने के बाद में, ऐसे ही कर्पूरी देवी जो थी पृथ्वीराज चौहान की माता, उन्होंने भी शासन संभाला। और हंसाबाई का तो मेवाड़ की राजनीति में आपने एक महत्वपूर्ण रोल देखा ही होगा। तो ये सब चीज़ें, रानियों का अपना एक प्रभाव होता था। मतलब मध्ययुगीन शासक अपने पूर्वजों की भांति धार्मिक सहिष्णु भी थे। राज्य में शैव, शाक्त, वैष्णव, मुस्लिम कई धर्म के लोग रहते थे, लेकिन कभी भी आपने राजपूताने के राजाओं की एक खासियत देखी होगी। पूरे भारत में जब मुग़ल शासन हुआ तो मुग़लों ने ज़रूर हिंदुओं पर अत्याचार किए होंगे, मंदिर तोड़े, कई सारी एक्टिविटीज़ की, लेकिन आपने राजपूताने में ये नहीं सुना होगा कि किसी राजपूताने के राजा ने जो है वो कोई मस्जिद या कोई मुस्लिमों के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी की हो। मतलब तो एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की भावना जो राजाओं में हुआ करती थी, अपने धर्म को प्रमोट करते थे लेकिन दूसरे धर्म के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते थे। जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त कई सारे समुदाय जो है वो रहते थे, लेकिन जिस आइडियोलॉजी को राजा फॉलो करता था उसको प्रमोट करते हुए दूसरों को भी वो अपने साथ लेकर चलता था। मतलब, है ना, तो विशेषतः शैव, शाक्त, वैष्णव होते हुए भी इतर धर्मावलंबियों के प्रति जो है वो इनकी नीति धर्म सहिष्णु ही रही। मतलब जोधपुर की हवाला बइयों, जयपुर के शाह हुजूर में कई सारे उल्लेख मिलते हैं कि राजस्थान के नरेश जिस प्रकार हिंदू धर्मावलंबी साधु संतों का सम्मान करते थे ना, ठीक उसी प्रकार काजी, मौलवियों, दादूपंथियों, खोखियों, नानकशाहियों, इन सब के प्रति भी उदार भाव रखते थे। मतलब इनको भी अपनी गोष्ठियों में शामिल करते थे, इनको भी अपने दरबार में रखते थे और इनको भी इम्पोर्टेंस देते थे प्रॉपर। राजस्थान में मुग़ल विरोध काल में भी मुग़लों पर अत्याचार होने के कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होते। इस काल में मुग़लों पर, मतलब मुसलमानों पर, सॉरी, है ना, मुग़ल विरोध के काल में मुसलमानों पर भी कोई अत्याचार होने के उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होते। इस काल में शासक केवल शांति स्थापना, देश रक्षा, प्रजा पालन को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझता था। वे अपने जीवन का सर्वोन्मुखी समग्र उन्नति में भी अपने रुचि लेते थे। मतलब जब भी वो काम करते थे, साहित्य, कला, हर चीज़ में जो है वो उस उन्नति का कार्य करते थे और वो एक आधार बनता था उस राज्य की प्रगति का। मतलब ठीक है, उन्होंने साहित्य, कला, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य में उन्नति में कार्य भी किया। बाद में जब राजपूताने के शासकों का मुग़लों के अधीन हो गए वो, तो फिर इन कार्यों में जो है वो काफ़ी कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिला, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात यह है कि जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे। आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये ज़रूर बताएं कि अच्छे लग रहे हैं, ताकि ये कंटिन्यू जो है, हालांकि मैं कंटिन्यू चलाऊंगा, आपको अच्छे लगे चाहे नहीं लगे, क्योंकि मेरी एक तरीके से वो है कि जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से काम करता रहूँगा। ठीक है, और क्वेश्चंस की PDF के लिए जो है वो आपको MENESH
LIVE। ये मनीष लाइव टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी। मैं शेयर कर दूंगा वहां पर, सारे क्वेश्चंस की PDF वगैरह हो रही है। फिर आप उन्हें लिखें और इससे मैच करें। कोई सुधार हो आप अपने कंटेंट को बूस्ट भी कर सकते हैं। सारी क्लासेस पूरे मेंस के पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस में आप लोगों को करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी आपको देता रहूँगा। बस आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो इससे मेरा और मोटिवेशन बढ़ेगा। मतलब कंटिन्यूटी ये है कि आप लोग लिखेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट लिख के पर्सनल डाल रहे हैं और बहुत काफ़ी शानदार जो है वो लिख भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक जुनून है। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि उनमें वो स्टूडेंट भी हैं जो हकीकत में मेंस नहीं दे रहे हैं और RS 2025 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि उनकी स्थिति उनको अभी पता लगेगा, क्योंकि वो हिस्ट्री पढ़ लिए हैं तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब अभी मैं केवल हिस्ट्री का पहला पॉइंट लिया हूँ, दूसरा मॉडर्न वाला पॉइंट लूँगा, फिर उसके बाद में कल्चर वाले पॉइंट लेंगे, फिर इंडियन हिस्ट्री पे आएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक जो है वो आपके पास में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं फिर, और आप कंटिन्यू बने रहें। बेस्ट ऑफ लक।